हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी एएमसी के बारे में, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। तो यहां पर एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो मैं डिस्कस करूंगा, और इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या बिजनेस करती है कंपनी, और हम इसके फिर फाइनेंशियल्स भी चेक करेंगे। हम ओवरऑल चीजें भी चेक करेंगे कि इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वर्ल्ड में इसका क्या लेवल होना चाहिए, कितनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, कंपनी अभी कहां स्टैंड करती है, फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, और फाइनली टेक्निकल्स क्या कहते हैं, और हमें कहां बाय करना चाहिए और कहां सेल करना चाहिए। तो वो सब चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो इस चीजों को समझने से पहले सबसे पहले एक बार मैक्रो पिक्चर समझ लेते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को चुना क्यों गया है और आगे अपॉर्चुनिटी है क्या। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, एक ये अगेन फिर से डिस्क्लेमर है कि मेरा पर्पस यहां पर यह है कि किसी भी कंपनी को मतलब बिजनेस के हिसाब से, फाइनेंशियल के हिसाब से या टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से हमें चूज करना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स हमें कंसीडर करने चाहिए। मेरा यहां पर कोई भी आपको खरीदने का या बेचने का रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो मैं यहां पर इस चीज को एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूं। आप अपना ड्यू डिलिजेंस करने के बाद में ही कोई डिसीजन लेना, मेरे कहने से कोई भी डिसीजन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो देखो, जहां तक बिजनेस ग्रोथ की बात है तो ये एक फाइनेंशियल, मैं पहले भी इस बारे में एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अभी मुझे यहां से सीधा सीधा एक बहुत अच्छा अपमूव एचडीएफसी एएमसी में नजर आ रहा है। तो मैंने सोचा कि इसको दोबारा से बनाया जाए और फिर से इसमें जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उसके बारे में बात की जाए। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में ये एक न्यूज आई थी, और ये एक डेटा है। बेसिकली दिस इज नॉट ए न्यूज, दिस इज डेटा। while the US has its AUM more than country's GDP at 103%, it's only 11% in India। तो जो ये एक मतलब वहां पर 103% यूएस में एयूएम होता है इस शेयर मार्केट से रिलेटेड एंड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, सिर्फ इंडिया में सिर्फ 11% है जीडीपी का। और जहां तक एक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो एक्विटी म्यूचुअल फंड्स का जो एयूएम है वो जीडीपी का सिर्फ 4% है, जबकि यूएस में ये 63% है। तो जहां पर यूएस की इकोनॉमी अभी इंडिया से बहुत ज्यादा बड़ी है, और उसमें भी 63% जो है इकोनॉमी का, पूरा जीडीपी का, उसका 63% एक्विटी म्यूचुअल फंड में है एयूएम। इंडिया में सिर्फ जीडीपी का 4% ही एक्विटी म्यूचुअल फंड में है। ये जितने भी गैप्स हैं डेवलप्ड कंट्रीज के बीच एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच, ये गैप्स हमेशा इस तरह से इतने वाइड गैप्स नहीं रहते हैं, ये धीरे धीरे करके नैरो होते हैं। देखो, ये चीज बिल्कुल ठीक है कि ये गैप्स एकदम से फिल नहीं होते। ऐसा नहीं है कि अगले 3 साल में इंडिया का जो एक्विटी म्यूचुअल फंड है, जो एयूएम है, वो जीडीपी का 63% 64% हो जाएगा जैसा कि यूएस का है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ये इतना नहीं रहने वाला है, ये गैप बहुत स्पीड से बढ़ेगा, और इंडिया का भी जो एक्विटी एयूएम है, एक्विटी म्यूचुअल फंड्स का एयूएम है, वो जीडीपी का 20-25-30% पहुंच जाएगा अगले 10 15 20 सालों में। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जहां पर चीजें आसान होती है ना, वहां पर इंडिया ने बहुत स्पीड से ग्रो किया है, चाहे वो टेक्नोलॉजी को लेकर हो और चाहे वो अपना टेलीकॉम को लेकर हो, या इस तरह की किसी भी चीज में हो जहां पर हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, वहां पर हम तेजी से एक्सपेंड करते हैं। और एक और बात है, जिस तरह से फिक्स्ड डिपॉजिट्स के जो रिटर्न है वो 4 to 5% रह गए हैं, तो 5% का मतलब ये होता है कि 5% में से 30% तो आप इनकम टैक्स ही निकाल दो, तो वो बचता कितना है, वो 3.5% बचता है, और इन्फ्लेशन ही हमारा 3.5% से ज्यादा होता है। तो एक्चुअल में फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगाकर आज की डेट में किसी का कुछ नहीं बनता। तो अगर ये इंडियन एक्विटी म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में 5 साल के होराइजन में 10% का भी साल का रिटर्न देते हैं ना, तो उसके ऊपर दो अच्छी चीजें होती हैं कि एक तो वो 5% के कंपैरिजन में 10% होता है, और दूसरा जहां 5% एफडी के ऊपर 30% का टैक्स लगता है, वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एक्विटी म्यूचुअल फंड पे सिर्फ 10% लगता है साल का। तो यहां पर जो नेट इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न आती है वो 9% हो जाती है म्यूचुअल फंड के केस में, एक्विटी म्यूचुअल फंड के केस में। वहीं एफडी के केस में वो सिर्फ 3.5% होती है। अब 3.5% सिर्फ हमारा एफडी को भी कवर नहीं कर पाता, यहां पर हमारा जो 9% रिटर्न है वो इन्फ्लेशन को भी कवर कर देता है, और उसके ऊपर अच्छी खासी रिटर्न भी आ जाती है। तो ये जो म्यूचुअल एक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जो मनी है, ये बहुत स्पीड से लगातार आते जानी है। अब यहां पर जो मार्केट लीडर्स हैं, उन मार्केट लीडर्स में से एचडीएफसी म्यूचुअल फंड अपने आप में एक मार्केट लीडर है, इसमें कुछ बात कहने की जरूरत ही नहीं है।
क्योंकि यहां पर लोगों का ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। अब यहां पर एक और जो पॉइंट है ना कि जो एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा स्पीड से क्यों होगी, नेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा स्पीड से क्यों करेगा, इसके पीछे मैं आपको 3 रीजन बताता हूं, आप ध्यान से समझना इन तीनों रीजन को। सबसे पहले तो जो ज्यादा पैसा बहुत ज्यादा स्पीड से यहां पर आने वाला है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, वो रीजन है कि पेनिट्रेशन जो है वो आज की डेट में बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है। तो जो न्यू लोग जिन्होंने आज तक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा नहीं लगाया, वे लोग यहां पर जब पैसा लगाना शुरू करेंगे तो एयूएम का साइज बढ़ेगा। एक तो एयूएम का साइज इसलिए बढ़ेगा, दूसरा एयूएम का साइज क्यों बढ़ेगा, जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड जिन लोगों ने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया हुआ है, उनकी जो एसआईपी चल रही है या जो एवरी इंटरवल पे जैसे जैसे उनके पास पैसा आता रहता है वो अपने जो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहते हैं, उससे बढ़ेगा। तो एक तो न्यू बिजनेस आना है जिन लोगों ने कभी नहीं लगाया, एक उन लोगों से और बिजनेस आना है जिन लोगों ने पहले पैसा लगाया हुआ है और वो एसआईपी के रूप में या फर्दर और ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। तो एक ये रीजन हो गया। दूसरा ये रीजन हो गया जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड ओनर्स हैं वो पैसा लगा रहे हैं उसमें। तीसरा रीजन है कि जो ऑलरेडी पैसा लग गया वो जो उसकी जो वैल्यू बढ़ेगी एवरी ईयर 10-12% से, उसकी वजह से भी इनकी रेवेन्यू बढ़ने वाली है। कि वो रेवेन्यू कैसे बढ़ने वाली है कि जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं वो एयूएम के ऊपर अपनी एक फिक्स्ड फीस चार्ज करते हैं। जैसे वो 1.5% की फिक्स फी चार्ज करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, सपोज 1 लाख करोड़ का एयूएम है, उसके ऊपर 1.5% का अगर फिक्स फी चार्ज किया गया तो 1500 करोड़ का वो रेवेन्यू हो गया। अब अगर मान लो ये 1 लाख करोड़ बढ़कर हमारा 10% से बढ़ जाता है और 1,10,000 करोड़ हो जाता है, तो जो 1.5% का रेवेन्यू पिछले साल 1500 करोड़ था, वो अभी 1,10,000 करोड़ पे जब 1.5% कैलकुलेट होगा तो वो 1650 करोड़ हो जाएगा, 1650 करोड़ हो जाएगा। तो रेवेन्यू बढ़ने के कितने रीजंस हुए, एक तो ये एयूएम का साइज बढ़ गया क्योंकि मार्केट में ग्रोथ हुई 10% की, तो वो वहां से रिटर्न आ गई, वो हमारी रेवेन्यू बढ़ गई। दूसरा किस लिए बढ़ा कि जो एग्जिस्टिंग जिन लोगों ने ऑलरेडी पैसा लगाया हुआ है उन्होंने और पैसा डाला तो उसकी वजह से एयूएम बढ़ा, उससे रेवेन्यू बढ़ गई। तीसरा किस लिए बढ़ा कि जिन लोगों ने आज तक पैसा नहीं लगाया उन लोगों ने पैसा लगाना शुरू कर दिया, तो वहां से भी एयूएम बढ़ा, उसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ गई। तो रेवेन्यू बढ़ने के तीन यहां पर कारण है। अब ये 3 कारण के बाद में जो नेट प्रॉफिट का उससे भी ज्यादा स्पीड से बढ़ने का क्या कारण है। देखो, एक अगर फंड मैनेजर है ना और अगर वो 40-50 लाख रुपए साल की अगर सैलरी ले रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो 10,000 करोड़ का फंड मैनेज कर रहा है तो उसकी जो खर्चा है बैठने का, देखो यहां पर सैलरी का भी खर्चा होता है और उसकी सीट का भी खर्चा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी खर्चा होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर एयूएम बढ़ गया तो सीधा सीधा उसी प्रोपोर्शनेट में उसके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे। उस सेम प्रोपोर्शनेट में एक्सपेंसेस कभी नहीं बढ़ते, एक्सपेंसेस कम स्पीड से बढ़ते हैं, क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक फिक्स्ड एक्सपेंस होता है और एक वेरिएबल एक्सपेंस होता है। जो वेरिएबल एक्सपेंस होता है वो तो उसी रेशो में बढ़ता है, लेकिन जो फिक्स्ड एक्सपेंस होता है वो उसी रेशो में कभी नहीं बढ़ता। तो नेट प्रॉफिट जो होता है वो रेवेन्यू से ज्यादा स्पीड से बढ़ता है। तो यहां जो नेट रेवेन्यू, जो नेट प्रॉफिट है ना, वो नेट रेवेन्यू से बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ता है। तो जो नेट प्रॉफिट है उसके बढ़ने की जो स्पीड हो सकती है वो मींस इमेंसली इतनी ज्यादा हो सकती है कि हम अभी सोच भी नहीं सकते। और मैं आपको सोचने की बात ये बताता हूं कि हम एक बार निगाह भी डाल लेते हैं कि वो कितनी स्पीड से हो सकती है। जो ईयरली नेट प्रॉफिट है ना, मैं आपको दिखाता हूं, वो 478 करोड़ था मार्च 2016 में, और मार्च 2020 में ये 1262 करोड़ था, 1262 करोड़, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। क्या हमारी नेट रेवेन्यू यहां पर 3 टाइम्स हुई थी? नहीं हुई थी। 1490 करोड़ से बढ़ के ये सिर्फ 24 करोड़ हुई थी, यानी कि सिर्फ 50% हमारी रेवेन्यू बढ़ी थी, लेकिन नेट प्रॉफिट 250% से भी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि जितने भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो फिक्स्ड ही रहते हैं, वो उतने ही रहते हैं, सिर्फ वेरिएबल एक्सपेंसेस बढ़ते हैं और नेट प्रॉफिट बहुत स्पीड से बढ़ता है। और जो शेयर प्राइस चलता है ना, वो रेवेन्यू से कभी नहीं चलता, वो नेट प्रॉफिट ग्रोथ से चलता है। तो अगले अगर 3 साल में यहां से 1262 करोड़ से बढ़ के फिर से 4 साल में अगर 3 गुना हो जाता है ना, तो शेयर प्राइस भी यहां से 3 गुना ही हो जाता है, और ये स्पीड बहुत ज्यादा होती है। मैं आपको अगर चार्ट पैटर्न की भी बात करूं तो चार्ट पैटर्न में देखो, मैं 2-3 चीजें बता देता हूं। मैं पहले जितनी लाइंस खींची हुई थी उनको हटा देता हूं। तो ये इसने हाई बनाया था नवंबर 19 में ऑलमोस्ट 3800 का। तो ये 3800 का इसने हाई बनाने के बाद में, उसके बाद में थोड़ा सा प्रेशर में आया
और ये यहां से डाउन आया। उसके बाद में फिर पेंडेमिक आ गया और पेंडेमिक के बाद तो हमें सबको पता ही है कि जो 3400 से ये नीचे आया, ये यहां तक आ गया। अभी यहां पर जो इसका पिछले क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट कम हुआ है, अगर हम पिछले क्वार्टर्स की बात करें, ये जो हमारा मार्च 2020 में प्रॉफिट कम हुआ था, उसका सिंपल सा रीजन है कि जब हमारा AUM नीचे आ गया, सपोज जब 11,000 12,000 पर जब निफ्टी थी तो म्यूचुअल फंड का AUM और था, और जब वो 7,000 8,000 रह गया तो सेम रेशो में AUM कम हो गया, और AUM के ऊपर क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से हमारी रेवेन्यू कैलकुलेट होती है तो वो भी कम हो गई। तो यहां पर ये सीधा सीधा लॉजिक है, ये रीजन था यहां पर कम होने का। अभी क्योंकि मार्केट वापस से ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है तो इनका ऑल टाइम हाई पर नेट प्रॉफिट आना तय है, वो नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पर इनका आना ही है, उसमें कोई संदेह है ही नहीं, कैसा भी डाउट नहीं है उस चीज में। और मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई हुई है कि जब किसी ग्रेट कंपनी में जो मार्केट लीडर हो और बहुत ज्यादा उसका आगे चल के उस सेक्टर का ग्रोथ का स्कोप हो, और वो अगर नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर आता है ना, तो वो हाईएस्ट एवर शेयर प्राइस जाता ही है। तो यहां से इस क्वार्टर में हाईएस्ट एवर नहीं आया नेट प्रॉफिट, क्योंकि जो पिछले सितंबर क्वार्टर, जुलाई से लेकर सितंबर तक जो मार्केट थी वो उतनी ऊपर नहीं थी, लेकिन अक्टूबर से लेकर नवंबर दिसंबर इसमें ये लाइफ टाइम हाई पर है। तो यहां से नेट प्रॉफिट ऊपर आएगा, जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, तो अब से सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं उसमें। तो यहां से जो सीधी सीधी इसकी नेट प्रॉफिट ग्रोथ नजर आती है, प्राइस सीधा यही नजर आता है, क्योंकि फॉल हुआ, उसके बाद में कंसोलिडेशन हो गया, कंसोलिडेशन के बाद में ये ऐसे ही चलती हैं चीजें। मैं आपको 1-2 चार्ट और भी ओपन करके भी दिखाऊंगा कि ऐसे क्यों चलती हैं और ये क्या डायरेक्शन रहती है। इसमें एक और चीज मैं आपको इनसाइड ये थोड़ा सा टेक्निकली बता दूं कि जब कोई प्राइस, जब कोई कंपनी इतनी अच्छी हो और वो नीचे प्राइस पर चल रही हो और वो 3 बार आपका सेम लेवल पर अगर उसने रेसिस्टेंस दिखाया हो 1 2 3, तो उसको वैसे तो ट्रिपल टॉप कहते हैं, लेकिन ट्रिपल टॉप कभी भी मिडवे में काम नहीं करता, ट्रिपल टॉप हमेशा लाइफ टाइम हाई पर काम करता है। इस चीज को समझना, टेक्निकल्स जो समझने की बात होती है ना, उसमें बहुत सारी चीजें छुपी होती हैं। हम कह तो देते हैं कि ट्रिपल टॉप बन गया अब ये नीचे आएगा, लेकिन ये चीज गलत है। ट्रिपल टॉप लाइफ टाइम ऊपर जब होता है तब काम करता है, वैसे काम नहीं करता। और जो ट्रिपल बॉटम भी होता है ना, वो 52 वीक लो के आसपास जब आता है तब काम करता है, मिडवे में काम नहीं करता, मिडवे में वो चीजें टूट जाती हैं। तो यहां पर ये चीज, ये डेवलपमेंट हो चुकी है, 3 बार रेसिस्टेंस हो चुका है, 3 बार अटेम्प्ट कर चुका है। अब ये यहां से जो ब्रेक करेगा वो सीधा ऊपर ही जाएगा, और ये ब्रेक भी करना ही है, क्योंकि यहां पर इसने ये एक चार्ट पैटर्न भी बनाया है। ये लेफ्ट शोल्डर हो गया है, ये यहां पर हेड है, और ये राइट शोल्डर है। अब ये जरूर हो सकता है कि ये राइट शोल्डर थोड़ा सा नीचे और आ जाए फिर चलना शुरू करे, कितना फर्क पड़ेगा यार। 24-27 इज द प्राइस नाउ, और अगर ये 2300 तक भी आता है उसके बाद भी चलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां से जो ऊपर जाने का इसका स्कोप है, जो सीधा सीधा नजर आ रहा है, मैं आपको वो दिखा देता हूं। अगर ये यहां से चलता है और वापस टॉप पे जाता है तो ये 53% का यहां से स्कोप है, और मुझे नहीं लगता कि यहां से यहां तक पहुंचने में इसको 6 महीने से ज्यादा लगने वाले हैं। अब जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि यार एफ&ओ करना चाहिए, इंट्राडे करना चाहिए, छोटी कंपनीज में लगाना चाहिए, वहां बहुत ज्यादा पैसा बनता है। यार जब इतनी बड़ी कंपनी में और इतने सिंपल तरीके से इतना अच्छा पैसा बनता है तो बाकी कहीं जाना क्यों है। यहां पैसा भी सेफ है, बिजनेस भी समझ में आ रहा है, आगे चल के क्यों हाईएस्ट एवर इसके नेट प्रॉफिट आएंगे वो भी साफ साफ नजर आ रहा है। मार्केट लीडर है, ग्रेट कंपनी है, ग्रेट ग्रुप है, सब कुछ सुपर है। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, सेम एनालिसिस हमने की थी एक्विटास होल्डिंग की। एक्विटास होल्डिंग का मैं आपको चार्ट खोल के दिखा देता हूं, ऑलमोस्ट सेम था कि फॉल हुआ, उसके बाद में रेसिस्टेंस बने, उसके बाद में यहां से जब चलना शुरू हुआ तो ये आज इसका 20% हाई भी लग गया। ये मैंने आपको एक्विटास होल्डिंग का जो एनालिसिस है वो मैंने दिवाली के दिन करके बताया था, जब इसका प्राइस 50 था, और मैंने ये वीडियो बनाई थी धन की बरसात करके। और धन की बरसात का जो रीजन था वो यही था कि इसके हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट रिजल्ट आए हैं, और ये तब यहां के आसपास ट्रेड कर रहा था 50 के आसपास, और 50 से मैंने कहा था कि ये 115 तक तो इमीडिएट जाएगा, लेकिन अगली दिवाली तक ये लाइफ टाइम हाई भी बना सकता है। और लाइफ टाइम हाई अगर बनता है ना तो यहां से जो इसकी ग्रोथ होती है वो 200% की होती है, ये 300% का होता है बेसिकली। तो मतलब 50 रुपए की चीज आपकी जब 200 रुपए की हो जाती है तो 150 का गेन होता है, यानी कि आपके पैसे 4 गुने हो गए यार।
एक साल में 4 गुने, और ये यहां से जाना है। मैं अभी बता रहा हूं, आप इस वीडियो को आप बाद में खोल के देख लेना। तो मैं इस वीडियो पर ज्यादा नहीं आता। सेम चीज हमारी बजाज फिनसर्व में हुई थी, सेम अपॉर्चुनिटी वहां पर थी, तो सेम इसी तरह से कंसोलिडेशन हुआ था और जब ये निकला तो रॉकेट बन गया। ये चीजें चलने वाली हैं। जिलेट की भी मैंने एनालिसिस की थी, जिलेट का भी बिल्कुल सेम सीन है। ये यहां से वापस ऐसे करके ऐसे ही जाने वाला है। तो अगर हम आज की वीडियो की बात करें जो कि एचडीएफसी एएमसी है, दिस इज द राइट मोमेंट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। स्टार्ट इन्वेस्टिंग क्या, इन्वेस्ट करके भूलने का है जब तक ये लाइफ टाइम हाई नहीं बनाता, और बहुत जल्दी बनने वाला है। लेकिन फिर भी अपना एनालिसिस कर लेना, अपना ड्यू डिलिजेंस कर लेना, सिर्फ मेरे कहने से नहीं जाना। कल फिर मिलेंगे हम ठीक 5 बजे एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम फिर से कोशिश करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्किल्स को बेटर करने के लिए। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना और मजे करना। थैंक यू सो मच।